नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और एलटी एसएसटी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत आज जो है हम इसके तहत एक बहुत ही अच्छा प्रश्न कराने वाले हैं। लेकिन इस प्रश्न को देख करके जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत खुश होते हैं जब परीक्षा में आता है कि बस पढ़ा हुआ चीज़ें आ गई, अब तो हम बहुत अच्छा अंक पाएंगे। लेकिन बहुत ब्लंडर करते हैं और 12 अंक के प्रश्न में 2-2.5 नंबर तक सिमट जाते हैं। और आपको विश्वास करिए कि कल हमने इसको अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में भी दिया था और काफ़ी बड़ी संख्या है बच्चों की, लेकिन किसी ने इस प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं लिखा है। तो इसीलिए हम इस प्रश्न को यहाँ ओपन डिस्कस करना चाहते हैं ताकि जो बच्चे हमसे ना जुड़ पाएँ या किसी कारण से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो भी इस प्रश्न की चीज़ों को समझे और कैसे उत्तर लिखना है वो समझ पाएँ। तो प्रश्न हमारा क्या है कि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी करना है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता रहा है वो बहुत ही शानदार सभ्यता रही है और उसका जो नगर नियोजन था वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का था। मतलब वो इतना ही उत्कृष्ट कोटि का था कि आज भी जो है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। तो उसी पे प्रश्न है। तो आगे बढ़ने से पहले ये संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा 7 अप्रैल से, देखिए दोनों बैच हमारे 7 अप्रैल से शुरू हैं। पीसीएस फाउंडेशन का बैच है हमारा जो जीएस के पेपर 3rd से शुरू है और एलटी का जो बैच है वो शुरू हुआ है 7 अप्रैल से, हिस्ट्री से शुरू है। तो ऐसे में यदि अभी तक आप लोगों ने संस्थान से ज्वाइन नहीं किया है तो संस्थान से जुड़े, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यहाँ आपको क्या है कि डेली हम प्रश्न देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, उसका हम मूल्यांकन करेंगे और साथ ही साथ आपको मॉडल उत्तर भी हम देते हैं। मतलब आपका प्रत्येक टॉपिक कवर होगा, आपके द्वारा आंसर लिखा जाएगा, संस्थान उसका मूल्यांकन करेगा, जो भी कमी रहेगी वो हम बताएंगे और फिर मॉडल आंसर, ताकि सेम डे ही आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और हमारा ये टारगेट है, और टारगेट क्या हम लोग पीसीएस में करते ही करते हैं, तो एलटी में तो निश्चित तौर पे चीज़ें और बेहतर होंगी। तो ये है कि 5 जून तक हम आपकी हिस्ट्री पॉलिटी पूरा जो है वो सिलेबस कवर करा करके आपको फ्री कर दे, ताकि 5 जून से 13 जून तक, 14 जून को आपका पेपर है तो 13 जून तक आप खूब बढ़िया से रिवीजन करके जाइए और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न को देखते हैं कि जो बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये है, देखिए क्या है कि हड़प्पा काल में शहरी नियोजन पर क्या करना है, टिप्पणी करना है, यही प्रश्न है। तो आप थोड़ा सा एक भूमिका दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना इस सभ्यता की क्या है सबसे बड़ी विशेषता थी, जो अपने समकालीन सभी सभ्यताओं से उन्नत थी। बस ऐसे ही 60 में आपको भूमिका लिखनी है। बहुत ज़्यादा आपके पास इतना स्कोप नहीं कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखेंगे, क्योंकि 3 घंटे में 20 प्रश्न करना भी एक चैलेंज के समान है। और जो बच्चे पीसीएस मेंस लिखे होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से जानकारी है, और जो बच्चे केवल एलटी में अपीयर हो रहे हैं तो पैटर्न वही है, 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने वाला, और शब्द सीमा भी वही है कि मतलब 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन वो 8 अंकों वाले होंगे और उन्हें 125 शब्दों में लिखना होगा। बाकी 11 से 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो 12 अंकों वाले होंगे, उन्हें 200 शब्दों में लिखना है। तो ऐसे में यदि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आपने प्रैक्टिस खूब अच्छे से नहीं किया, आंसर राइटिंग नहीं किया, तो विश्वास मानिए आप लाख ज्ञान रखे रहिए, आप वहाँ परीक्षा में दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आपको बहुत ही संक्षेप में भूमिका लिख करके फिर जो है मेन पार्ट पर उतर जाना है। तो आपने बताया कि सबसे बड़ी विशेषता नगरीय इसकी सभ्यता थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये था कि ये अपने समकालीन सभी सभ्यताओं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी, उससे बहुत उन्नत स्थिति में थी। ऐसी सभ्यता जिसके अधिकांश नगर क्या थे, नदियों के किनारे बसे थे। जैसे आपने देखा होगा, पीटी में पढ़ा होगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और लोथल जो है वो कहाँ है, वो भोगवा नदी के किनारे है। तो आप इसके बारे में जो पीटी का फैक्ट है उसका उपयोग कर लें, क्योंकि व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी, अतः उन्हें संचार तंत्र चाहिए था जो कहाँ से संभव है। भाई व्यापार के लिए उस समय हवाई जहाज़ रेल तो था नहीं, सड़कें थी, सड़कें भी कच्ची थी, और सड़क परिवहन हमेशा ही जो है वो महंगा होता है, असुरक्षित होता है, वनस्पत
जो जल परिवहन है, तो जल परिवहन सस्ता भी होता है और सुरक्षित भी होता है। तो ऐसे में चूंकि ये व्यापारिक लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनका मुख्य जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार वाणिज्य था, तो ऐसे में उनको अपने वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए क्या है कि नदियों के किनारे बसना था। तो ये इनका बसाव, अगर नगर नियोजन आप देखेंगे तो जितने भी प्रमुख नगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, वो नदियों के किनारे बसे थे। तो इनकी सबसे पहली विशेषता ये हो गई। फिर आप देखेंगे कि इनके जो नगर हैं नदियों के किनारे बसे थे। फिर दूसरी विशेषता ये है कि ये नगर जो है प्रायः दो भागों में क्या होते थे, तो दो भागों में बटे होते थे। यहाँ आप बता रहे हैं दुर्गीकृत क्षेत्र जो ऊंचे स्थान पर होता था, जैसे अगर सपोज करिए ये है, तो इसको अगर दो भागों में से बांट देंगे तो ये पूर्व वाला, ये पश्चिम वाला हो गया, ये पूर्व वाला हो गया, तो वही है। और ये थोड़ा सा ये निचला क्षेत्र होता था, ये थोड़ा ऊंचाई पे होता था। तो जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था वहाँ कौन लोग रहते थे, नगर के जो विशिष्ट लोग रहते थे, जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी। भाई किसी भी नगर को संचालित करने के लिए कुछ प्रशासनिक तंत्र तो होगा ही होगा, तो वो लोग वहाँ निवास करते थे। बाकी नीचे कौन रहता था, तो नीचे जो रहते थे वो आम जनमानस के लोग रहते थे। और फिर अगर आप इनकी अगली विशेषता देखेंगे कि नगरों का बसाव किस पे था, तो ग्रिड पैटर्न पर था, जिसके तहत सड़कें क्या है एक दूसरे को कहाँ समकोण पर काटती थी। मतलब ऐसे समझिए, ये देखिए ये समकोण पर सड़कें काट रही हैं, और यही जो क्या बन रहा है, यही ग्रिड बन रहा है। 360 डिग्री का जो वृत्त है, यही इसी को ग्रिड कहता है, यही ग्रिड पैटर्न है। ठीक है, इनके बीच 360 डिग्री का वृत्त बनता था, जिसे ग्रिड कहा जाता था। तो ये आप समझ गए, समकोण पे काटती थी, ग्रिड बनता था 360 डिग्री वाला कोण। सड़कें चौड़ी थी लेकिन मिट्टी की बनी हुई थी। मतलब उस समय की जो सड़कें थी इनके नगर की, वो चौड़ी तो थी लेकिन वो मिट्टी की बनी हुई थी। और सड़कों पर मार्गदर्शन के लिए क्या है, साइन बोर्ड। आज भी जब आप ट्रेवल करते हैं तो साइन बोर्ड लगा रहता है ना, कि मतलब फला दूरी कितने, मतलब अगला शहर कितने किलोमीटर है। फिर एरो लगा के दिखाया जाता है कि आपको इधर जाना है, उधर जाना है, किस शहर जाना है। तो उस चीज़ों का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका तो जरूर प्रयोग करें। और ये धौलावीरा में ये मिला है साइन बोर्ड, आपने पीटी में खूब पढ़ा होगा, उसी का उपयोग कर लीजिए। तो ये भी एक नगर की विशेषता थी। भाई सोचिए कि जो आज साइन बोर्ड का उपयोग हो रहा है, वो अगर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वज कर रहे थे, तो ये इनकी उन्नत अवस्था को ही दिखाता है। फिर अगली जो इनकी विशेषता है नगर की, उसमें ड्रेनेज सिस्टम है। अब अधिकांश बच्चे ने आंसर राइटिंग किया, बस एक लाइन में नालियों को निपटा दिए, जो कि इस पे तो 3-4-5 पॉइंट देने की जरूरत है, तब जा कर के आप 12 में 7 नंबर तक पाएंगे, 6.5-7 नंबर तक, नहीं तो वही औसत 4-5 नंबर तक रह जाएंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम में आप बताइए कि चूंकि ये विश्व में सर्वोत्तम थे ड्रेनेज सिस्टम में, तो क्या है कि नालियों में बेहतर प्रवाह के लिए क्या प्रयोग होता था, सोख्ते का निर्माण किया गया था। जो वर्तमान में सोख्ता तकनीकी का प्रयोग होता है, तो वो उस समय भी लोग उपयोग करते थे। फिर नालियों को भाई टिकाऊ बनाने के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया जाता था। फिर इन्हें ऊपर से क्या होता, तो ढक दिया जाता था। मतलब अगर भाई नालियों को अगर बिटुमिन का प्रयोग नहीं करेंगे तो मिट्टी में, तो फिर उनमें प्रवाह नहीं रहेगा, पानी जमा होगा, सड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो कितनी उन्नत थी कि इनकी नालियाँ पक्की होती थी ताकि प्रवाह बना रहे, इसके लिए बिटुमिन का उपयोग करते थे। फिर स्वच्छता की दृष्टि से इन्हें ऊपर से ढक भी दिया जाता था। साथ ही साथ इसमें क्या होता था कि घरों के साथ जुड़ी जो छोटी नाली है, वो आगे जाकर के क्या है, बड़ी नाली से मिल जाती थी। मतलब छोटी नाली बड़ी नाली से मिल रही, और बड़ी नाली जो है शहर के मुख्य नाले से मिल जाती थी, जिससे क्या होता था कि घर का पानी जो है, गंदा पानी शहर के बाहर चला जाता था। तो जब तक आप ड्रेनेज सिस्टम के तहत इतनी चीज़ें नहीं बताएंगे, तब तक आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि बस छोटी नाली बड़ी नाली बता करके अंक पा जाएंगे, तो क्यों पाएंगे। जबकि जो आपका प्रतिस्पर्धी वो ये सारी चीज़ों को लिख रहा है, तो नंबर तो ये पाएगा, आप नहीं पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मेंस में बहुत ज़्यादा गहरे उतर के लिखने की ज़रूरत होती है, ताकि आप जो है अच्छा नंबर पा सकें। अब भवन निर्माण, तो भवन निर्माण में आप सबसे पहले इसकी विशेषता देखेंगे। देखिए बच्चों ने क्या किया कि भवन निर्माण में बस भवन पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, ईंटों का आकार दे दिया, उनको लगा कि बस काम हो गया। नहीं, इतने से आपको अंक नहीं मिलेगा। आपको बताना होगा कि सबसे पहले कि
जो घर थे क्या थे, प्रायः 2 मंजिले होते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे 2 मंजिले होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि बसाव क्षेत्र कम था और बसने वालों की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। इसको आप ऐसे समझें कि भाई चूंकि इनकी मजबूरी थी, व्यापारिक लोग थे, टीलों पे ही बसना था। अब टीलों पे बसने के लिए भाई जहाँ टीले होंगे, जहाँ ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा तो वो तो वैसे भी कम होगा। भाई प्लेन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई वाली चीज़ें कम होती हैं। और आज भी यदि गाँव को आप देखेंगे तो लोग गाँव को ऊंचाई वाले क्षेत्र पे ही बसाते हैं ताकि जो है बाढ़ उड़ से उनकी रक्षा हो सके। तो चूंकि तो नदियों के किनारे थे, अगर यहाँ ऊंचाई पे नहीं बसेंगे तो नदियों में बाढ़ आएगा तो ये अपने आप ही जो है उसमें इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो चूंकि जब टीलों पे बसना था और टीलों की संख्या कम थी और आबादी ज़्यादा थी तो इसीलिए क्या करते थे, ये 2 मंजिला मकान बनाते थे। ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसमें। फिर आप आगे देखेंगे कि भवनों के निर्माण होगा। यहाँ निर्माण में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया क्योंकि ये नदियों के किनारे बसे थे जहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता था और इन्हें मजबूत टिकाऊ ईंटों की ज़रूरत थी। मतलब आप ऐसे देखें कि अगर आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है तो मिट्टी का घर तो नहीं बना सकते कि एक ही बाढ़ में गिर जाए आपका घर, तो वहाँ तो पकी हुई मजबूत ईंटों की ज़रूरत थी। इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता में जो भवन निर्माण हुए वो पकी ईंटों से हुए थे। फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसने के कारण इस सभ्यता के लोगों ने भवनों की क्या है, मजबूती पर ध्यान दिया, न कि सौंदर्य पे। क्योंकि भाई मेन तो ये कि मजबूत रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फिर घरों में क्या देखेंगे कि खिड़कियां नहीं होती थी। ये आप लोगों को आश्चर्य होगा सुन करके, लेकिन हाँ ये है हड़प्पा सभ्यता के साथ कि यहाँ घरों में खिड़कियां नहीं थी। मुख्य द्वार सड़क की ओर नहीं खुलता था। जैसे आज क्या है कि हम अपना जो मेन गेट है वो सड़क की तरफ बनाते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग का घर जो है वो पीछे गली की तरफ खुलता था। मेन जो सड़क है उसके ओर उनका मुहारा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? ये भी इनकी स्वच्छतावादी दृष्टि थी, ताकि क्योंकि सड़कें कच्ची थी और उस पर धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती थी, उड़ते रहते थे, तो ऐसे में घर में डस्ट ना जाए इसीलिए ये क्या करते थे कि अपना जो मेन दरवाज़ा है वो सड़क के विपरीत साइड में, मतलब मुहारा विपरीत साइड में बनाते थे। तो ये इनकी स्वच्छतावादी दृष्टि थी। फिर घरों में रोशनी के लिए अब चूँकि खिड़कियाँ नहीं थी तो हवा कैसे आएगा, तो हवा के लिए क्या करते थे, घर के बीचों बीच एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। अगर वर्तमान में अगर कोई विद्यार्थी हमारा गांव से बिलोंग करता होगा तो गांव में अभी भी जो पुराने घर हैं वो इसी पैटर्न पे बनाए जाते थे कि बीच में क्या है कि एक आंगन ऐसे बन गया और फिर इसके चारों ओर ऐसे कमरे, जैसे यहाँ एक कमरा हो गया, यहाँ एक कमरा हो गया, यहाँ कमरा हो गया, यहाँ ऐसे कमरे बनाए जाते थे और इस आंगन से जो है यहाँ हवा और वायु प्रत्येक कमरे में जाती थी। तो ये इनके भवन का स्ट्रक्चर था। जल प्रबंधन की भी समुचित व्यवस्था थी। मतलब जो हम लोग वर्तमान में जल संरक्षण को लेकर के गंभीर है, तो हमारे पूर्वज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में इसके लिए प्रयास कर रहे थे। और इसका उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा, तो जो धौलावीरा जो एक महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा, तो वहाँ का वाटर रिजर्व, जब धौलावीरा में आप देखेंगे तो उसके किनारे किनारे वाटर रिजर्व मिले हैं, मतलब जल संरक्षण को वहाँ अपनाया गया था। तो आप इसका भी उदाहरण देंगे नगर नियोजन के तहत। फिर आप देखेंगे कि प्रत्येक नगरों में क्या है कि अन्नागार का निर्माण होता था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्नागार में क्या है, चूँकि ये लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते थे जहाँ बाढ़ के समय अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बाढ़ग्रस्त इलाकों में कैसे कि भाई नदियों के किनारे रहते थे और बाढ़ वहीं आते हैं, तो ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला, मतलब चूँकि ये व्यापारिक लोग थे तो इन ये खाद्यान्नों का तो प्रोडक्शन करते नहीं थे, इन्हें अपने खाद्यान्नों को क्या करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। तो ऐसे में ये बाढ़ वाले महीने से पहले ही बड़े बड़े अन्नागार बना करके उसमें खाद्यान्न भर लेते थे, ताकि यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो बाधित न हो सके। तो ये भी इनके नगर योजना की प्रमुख विशेषता थी। फिर कुएं भी इनके घर में प्रायः मिलते थे, तो पानी की भी व्यवस्था थी ठीक ठाक। फिर जल प्रबंधन वो करते ही करते। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये नगरीय नियोजन की सब विशेषताएँ थी। चाहे भवन निर्माण हो, इनका बसाव क्षेत्र हो, बसाव क्षेत्र में दुर्ग टीला, निचला टीला,
फिर इनकी नालियों की जो व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ों को आपको बताना। ये नहीं है कि बस 2-3 बता दिए छोड़ दिया आपको अंक मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चों ने गलती किया, क्या किया कि इसमें चूंकि टिप्पणी करना होता है, तो टिप्पणी में आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों बता के निष्कर्ष देना होता है। बच्चों ने केवल जो है इसकी नगर नियोजन की जो प्लानिंग है उसको खूब बढ़िया से बताया और आश्वस्त हो गए कि हमको बहुत अच्छा अंक मिलेगा, लेकिन टिप्पणी नहीं किए। और आपको भी मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप टिप्पणी पूछा गया है, आलोचना पूछा गया है, तो एकदम आप चौकन्ने हो जाए, क्योंकि आधा अंक तो आपको यहीं से मिलना है। और अगर ये स्किप किए तो आप कुछ भी लिख करके आ जाइए। अगर 12 अंक का प्रश्न है तो 4 नंबर से आप ज़्यादा नहीं पाएंगे। और 2 लाइन अगर आप 3 लाइन में टिप्पणी कर देते हैं तो यही आपका उत्तर जो है वो 6.5-7 तक जा सकता है। तो सीमाएं थोड़ा इसको बताइए टिप्पणी के तहत कि इनकी जो पहली सीमा थी क्या थी। इनकी जो पहली सीमा थी वो नदियों के किनारे ही बसे थे। मतलब इनकी क्या है कि ये ऐसी सभ्यता थी कि ये नदियों के किनारे ही बसे थे और पूरी तरह से उन पर निर्भर थे, अर्थात इनका विस्तार मैदानी क्षेत्रों में अधिक नहीं था। और इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निकल के आते हैं कि भाई इतनी विकसित सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता एक झटके में मतलब उसका पतन होता है, तो उसमें बाढ़ का जो एक कारण विद्वानों का मानना है, तो यही माना कि नदियों किनारे बसे थे, बाढ़ आई, सब खत्म हो गया। हालांकि जब पतन को हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि किसी भी सभ्यता के उत्थान या पतन के लिए कोई एक कारण ही जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, तो उसकी हम चर्चा वहाँ कर लेंगे। फिर तो सबसे पहले इनकी सीमा हो गई कि नदियों के किनारे ही बसे थे। दूसरी सीमा ये हो गई कि इनकी जो सड़कें थी वो कच्ची थी, जो मैंने पीछे बताया, और चौड़ी भी कम थी। मतलब जितनी चौड़े होनी चाहिए भाई, जो मुख्य राजमार्ग है वो भी थोड़ा सकरा था। तो ये दूसरी इनकी विशेषता हो गई कि सड़कें कच्ची थी और अपेक्षाकृत कम चौड़ी थी। तीसरी ये चूंकि व्यापारिक सभ्यता थी, अतः यहाँ वणिक संघों के प्रभुत्व की बात थी, जो कुछ विद्वानों द्वारा कही जाती है। चूंकि व्यापारी लोग थे तो ऐसे में कुछ विद्वानों का इस सभ्यता पे आरोप है कि ये जो सभ्यता थी ये वणिक संघों के द्वारा जो है वो संचालित होती थी। तो ऐसे में यहाँ इनकी ही प्रधानता थी। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो समस्या है कि द्वितीयक और तृतीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर ही ये ज़्यादा निर्भर थे, प्राथमिक क्षेत्रों की उपेक्षा थी। इसीलिए क्या है कि कृषि उर्सी का उस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ नहीं दिखता है जितना उद्योग धंधों का दिखता है। तो ये सब इसकी सीमाएं रही हैं। तो इसको बताते हुए फिर आप जो है एक निष्कर्ष दें। इस प्रकार उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उस समय के लिए सर्वोत्तम तो थी, आज के लिए अनुकरणीय है। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न है और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से अब आप आश्वस्त होकर के लिखिए और विश्वास मानिए कि यदि 12 अंक का प्रश्न है तो यहाँ आप अगर इस तरीके से इतना लिख देते तो 7.5 नंबर से आप कम नहीं पाएंगे। और आपको भी अपने मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, मतलब सारे डायमेंशंस को कवर करना है और जो पुछल्ले शब्द होते हैं उनका तो विशेष ध्यान देना है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी थी। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए क्या है कि 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए संस्थान क्या है, किसी तरीके से आपको मॉडल उत्तर दे रहा है, जो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और ये आपके प्रत्येक टॉपिक से मिलेगा। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम 1-2 मॉडल उत्तर देंगे। जो भी प्रश्न कराएंगे डेली आपके कॉपी का मूल्यांकन होगा और डेली हम मॉडल उत्तर देंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे कुछ लिंक से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण लिंक हमारा है वो है समृद्धि IAS का टेलीग्राम। @ लगा के समृद्धि IAS ऑफिशियल करिएगा तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। ये हमारा समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है। ये इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कितना यहाँ निःशुल्क प्रयास आप लोग के लिए किया जा रहा है। और फिर दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो इसे भी ज्वाइन करें। अभी तक आप लोग जुड़े नहीं तो इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप।